धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं खास तौर पर पाकिस्तान और भारत की। लेकिन आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, क्योंकि वहां पर ट्रंप की एंट्री हो रही है। दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद ट्रंप का पहली बार मिडिल ईस्ट में दौरा हो रहा है, और वो भी इस शर्त के साथ कि इजराइल नहीं जाऊंगा। उनका रक्षा मंत्री भी इजराइल जाने से इनकार कर चुका है। और इजराइल से जिस तरीके के ताल्लुकात अमेरिका के इस वक्त चल रहे हैं, तो लगता है वो सबसे निम्न स्तर पर पहुंचे हुए हैं। कैसे इन तमाम घटनाक्रमों को देखा और समझा जा सकता है, विस्तार से हर पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी एनके जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। खबर की शुरुआत ब्रिटेन से करते हैं। यहां पर अवैध प्रवासन को रोकने के लिए तो कियर स्टारमर में कुछ किया नहीं, लेकिन जो लोग बाकायदा वीजा लेके आ रहे हैं उन पर बहुत सारी शर्तें लगा दी। भाई अंग्रेजी आनी चाहिए, जब भी ब्रिटेन में आने देंगे किसी को, ना तो घुसने ना देंगे यहां से। और अब 5 साल में यहां की नागरिकता न मिलने की, 10 साल के भीतर यहां की नागरिकता मिलेगी। इसके अलावा यह भी कह दिया है कि जो सीधी भर्ती दूसरे देशों से होती थी केयर वर्कर्स की, वो भी नहीं होगी। और कह रहे हैं कि अगर लोग इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो वो और सख्ती करने को तैयार हैं। सवाल पैदा होता है, जो कानूनी रूप से आ रहा है उसी पे डंडा क्यों चला रहे हो? इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां के जो नाइजेल फराज हैं, जो एक्सट्रीम राइटिस्ट माने जाते हैं, उनका पार्टी रिफॉर्म यूके पार्टी है, और ये बहुत प्रिय हैं आपके ट्रंप के और उनके निकटतम सहयोगी, जो ही उनके तथाकथित रूप से अंतर्राष्ट्रीय लीडर हैं, एक्स के मालिक भी हैं। तो ये लोग जो है एक तरह से कहें तो अपना आधार बना रहे हैं और जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिफ्यूजीज के कारण, या जो बाहर से लोग आ रहे हैं, भले वो लीगल हो इलीगल हो, उनके कारण तुम्हें नौकरी नहीं मिल रहा है। नहीं तो नौकरी हमारे पास बहुत है, नौकरी की कमी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। और अपना यही जो कल मैं कह रहा था कि यह आज की आर्थिक राजनीतिक स्थिति का, कि गर्व से आता है बेरोजगारी, के गर्व से आता है आतंकवाद और युद्ध, और इसको ये हटाने के लिए इस तरह की बकवास की बातें करते हैं। और इस पे वहां के कई जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो प्रो इमिग्रेशन या रिफ्यूजीज है, वो साफ साफ कर रहे हैं कि तुम तो लेबर पार्टी कहने के लिए नाम मात्र हो, जो पहले की टोरीज पार्टी थी, दक्षिणपंथी पार्टियां थी, उससे भी तुम गए गुजरे हो। तो यह जनता को दिखाने की कोशिश करें, जो नाइजर फराज का मैंने बात किया, इसलिए कि इनकी पिछले चुनाव में इनकी ताकत बड़ी है, अब उनके जमीन हथियार है उससे ये घुस रहे। वैसे ही जैसे यहां भाजपा ने जमीन ले लिया है कांग्रेस से, उसमें आम आदमी पार्टी घुसने की कोशिश कर रहा है, ना कि अपनी कोई राजनीति कर रहे हैं, जिसके कारण वो दिल्ली से उखड़ भी गए, आज नहीं तो कल यह भी उखड़ेंगे। तो यह लोग मुख्य रूप से पूंजीपति वर्ग और वहां की जो साम्राज्यवादी नीति है उसके चमचे हैं, और स्टारमर एकमात्र मोहरा है, खासकर वॉर इंडस्ट्रीज के। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जब ऐसी खबर ब्रिटेन से आए कि वहां की कंजर्वेटिव पार्टी या टूरीज जो सांसद हैं वो ये मांग करें कि फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दे ब्रिटेन, तो बड़ा अजीबोगरीब लगता है कि लेबर सत्ता में है और ये लोग ये मांग कर रहे हैं। खैर, अगली खबर एक बहुत चौंकाने वाली है, तमाम आज इंटरनेशनल मीडिया में छपी है। बताया जा रहा है कि जो ब्रिटेन के संस्कारी फौजी थे, उन्होंने हथकड़ियां बांध बांध कर बच्चों को गोली मारकर मौत के घाट उतारा अफगानिस्तान में और इराक में, और उनके साथी फौजी उनके इस युद्ध अपराध के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मैं बार बार कहता रहा हूं कि ये अमेरिकी साम्राज्यवाद का जो सबसे निकटतम और घिनौना साम्राज्यवाद या सहयोगी है, वह जियोनिस्ट रिजीम यानी इजराइल के रिजीम से भी बड़ा है। वह यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड या ब्रिटेन, जो भी हम कह लें। और इसका कारण है कि इनकी पुरानी आदत जो है कि हम पूरी विश्व में हमारा कब्जा था, जहां सूरज नहीं डूबता था, भारत से लेके अन्य देशों तक, अमेरिका भी उसके अधीन था। और उसके कारण ये लोग, चाहे वो टोरीज हो, ये लेबर पार्टी हो या जो भी हो, यह उस घिनौने रूप से, खासकर इनका जो इंटेलिजेंस है MI6 और दूसरे सीक्रेट है वो CIA और मोसाद से भी घिनौना चेहरा है। इन्होंने फॉर एग्जाम्पल यूगोस्लाविया को तोड़ने में और वहां बमबारी करने में और सर्बियन औरतों के साथ
बलात्कार को बढ़ाने में जितना इनका हाथ है, वहां अमेरिकी उतने शामिल नहीं है। खैर वहां मोसाद तो था ही नहीं, बहुत मिनिमम था जरूर। तो अब ये वहां के पता चल रहे हैं, वैसे सैनिक नहीं जिन्होंने देखा था, जो डरे हुए थे इराक में, वही कर रहे हैं कि 10-12 साल के बच्चे को भी हाथ से बांध दिया गया और उनके आसपास वो जो होता है ना गन बारूद रखने वाला, वो बांध दिया गया दिखाने के लिए कि लड़ रहे हैं, और उनको मारा गया है वैसा करके। और साथ साथ जितने भी स्क्वाड्रन यूनिट थे आपस में स्पर्धा करने के लिए कि हमने इतने आतंकवादियों इराकियों को मारा, यदि आपके इसने 10 मारा तो मेरे वाले ने 12 मारा, उसके 14 मारा। इस तरह से बच्चों का इन्होंने जघन्य अपराध किया है। कहने के लिए ब्रिटेन में अभी एक खोज खबर चल रहा है, कमीशन बना हुआ है और उसी में ये सब भंडा फूट रहा है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं। मुख्य रूप से ये साम्राज्यवादी देश पैसे के लिए और उनके जो जितने भी टॉप या युद्ध में, एक चीज कहूं, मतलब ये तो है ही है कि ये घिनौने लोग हैं कि कहीं की भी मिलिट्री हो जब युद्ध करती है, कब्जा करती है वहां पे, तो वहां लूटना, औरतों के साथ बलात्कार करना, बच्चों के साथ हिंसा करना, यह एक आम बात है। सब लोग समझते हैं कि हमारे देश की सेना बहुत बढ़िया है, एकमात्र सेना, और उसके साथ बाद में जो आया, जो कि इन लोगों ने ऐसा नहीं किया वैसे समय में भी, जबकि इनकी स्थिति बहुत खराब थी। रेड आर्मी यानी सोवियत संघ की आर्मी जो थी, और उनको बहुत खुलेआम रूप से कहा था कि एक भी ऐसा घटना होगी तो तुम्हें बुरी तरह से दंड दिया जाएगा। यह उनके सुप्रीम लीडर, कमांडर जनरल जो थे, मतलब उस तरह से वो स्टालिन का आदेश था, और इसका बखूबी पालन किया गया, क्योंकि इनके सैनिक राजनीतिक रूप से समझदार थे, पागल नहीं थे जैसे ये लोग होते हैं। जी, एक सवाल पर मैं उठाना चाहता हूं सर, ये जो पूरा वेस्ट अपने आप को बड़ा सभ्य दिखाता है, शिक्षित दिखाता है, प्रोग्रेसिव दिखाता है, और आपको याद होगा टोनी ब्लेयर जब प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने तो खड़े होकर कहा कि जलियांवाला बाग के लिए मैं माफी मांगता हूं। तो ये भी क्या पूंजीवाद का ही हिस्सा है इनका ये चेहरा? बिल्कुल इसका हिस्सा है। जिस टोनी ब्लेयर की नाम ली, उन्हीं के राज्यकाल में ये अभी इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, इस सब में हुआ है। और जब इनको सवाल उठाया गया कि क्या आपने उसे छुपाने की कोशिश की, आपके समय में क्यों नहीं मतलब खोज खबर हुआ, तो इन्होंने कहा कि वाहियात बात था, ये सब मेरे से बात मत करो। यानी इन्होंने जबरदस्ती आक्रमण करवाया अमेरिका के साथ मिलकर। और यह जितनी भी पाश्चात्य सभ्यता है, वह चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, औरतों के खिलाफ हो, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो, दूसरे देशों के खिलाफ हो, युद्ध को जबरदस्ती लादना ताकि उनको फायदा मुनाफा मिल सके, इस सब के लिए यह बहुत ही घिनौने चेहरे हैं शुरुआती दौर से ही, चाहे अंग्रेज रहे हो, अमेरिका रहा हो। और दुर्भाग्यवश हमारे कुछ खास नेता, हमारे में केवल भारत ही नहीं बल्कि अन्य इस तरह के जहां की ये लोग राज करके गए हैं, उनके पैरों के तलवे चाटते हैं। और उदाहरण अभी भी अरब कंट्रीज की, जिसकी मैं बार बार बात करता हूं कि ये तुम्हारे नेता तुम्हारे नहीं है, या अपने खुद के लिए है, और अमेरिकी चाटुकार। जी, पूरी दुनिया में हम देखते हैं सर कि 2 मिनट में कह दिया जाता है यहूदी विरोधी, ऐसे ही गोरे विरोधी। 59 गोरे भाग के पहुंच गए अमेरिका, साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका की सरकार कह रही है भाई हमारे सामने बात रखो, हम तुम्हें जो है न्याय दिलाएंगे। लेकिन ट्रंप ने उनको बुला लिया और वो दौड़ गए। तो ऐसा क्या जुल्म हो गया था उनके साथ? एलॉन मस्क बहुत खुश होगा, जिसकी मैंने बात की अभी ऊपर वाले घटना में, कि नागरिकता वगैरह के लिए फराज के समर्थक हैं, तो बहुत खुश होंगे। शुरुआत इसी ने किया कि भाई गोरों का, और ट्रंप ने यहां तक कहा, इनको जब स्वागत कर रहा था, 58-59 लोगों हैं, कि इनका जेनोसाइड हो रहा था। यानी जेनोसाइड का क्या मतलब है, तुम अंग्रेजी बोलते हो, जेनोसाइड हो रहा था, कोई मायने नहीं है। अब मतलब उसका जो भी है यूएनओ के द्वारा परिभाषित है, जो भी हमें समझते हैं, जनसंहार। जनसंहार मतलब 2-4 लोगों की हत्या होगी तो नहीं हुआ। और ये अंग्रेज, मैं कुछ उदाहरण बता दूं, ये जो वहां से भाग के आ रहे हैं और साउथ अफ्रीका से, इनके पास जो फार्म लैंड है, जमीन है, ये अल्पसंख्यक है वहां की। ये लोग कुल मिला के 7 या 8% है, लेकिन जमीन इनके पास वहां की 75% है इन गोरों के पास। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा झूठ है। यदि उनसे जमीन लिया जा रहा है तो क्या गलत है? अभी भी तुम सामंतवाद यानी उस परिस्थिति को रखे हुए हो, या आश्चर्य है कितने समय बाद तक भी क्यों टिका हुआ है। नंबर 2, खुद अमेरिका के अंदर में देखें तो वहां 37 मिलियन यानी करीब 3,70,00,000 लोग गरीबी रेखा के नीचे, जिसमें 11% से कम, मतलब एवरेज है 7-8% गोरे हैं और 13% काले हैं। यानी इतने बड़े झूठों का ये साम्राज्य है यह, और यह साम्राज्यवाद है।
और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने रामफोसा ने साफ कर दिया कि ये सब बकवास कर रहे हैं, ऐसा अफ्रीका में नहीं होता, हमारे यहाँ नहीं होता है, झूठ बोल रहे हैं। तो ये साउथ अफ्रीका के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। बाय द वे, कभी बात करने का मौका मिलकर सुनिएगा तो इनकी अंग्रेजी जो है वो बिल्कुल अफ्रीकन की तरह, क्योंकि सदियों से नहीं कई पुश्तों से रह रहे हैं, ये अंग्रेजों वाले अंग्रेजी नहीं बोल सकते, ना समझ सकते। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि गाजा के मुद्दे को लेकर इजराइल के खिलाफ सबसे पहले आईसीजे का दरवाजा खटखटाने वाला साउथ अफ्रीका है, और अब वहां पर गोरे अंग्रेज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये संयोग तो नहीं हो सकता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई आ रही है। जेलेंस्की कह रहा है कि मैं तुर्की में बैठकर पुतिन का इंतजार करूंगा। क्या इंतजार करेगा बंदा। लेकिन पुतिन के हवाले से खबर आ रही है कि टाटा बाय बाय, मैं तो ईरान तेहरान जा रहा हूं। पुतिन ईरान जा रहे हैं, वहां पे जिशकिन से मिलेंगे, उनके जो सुप्रीमो लीडर हैं आयतल्ला खामेनेई से मिलेंगे। और वो जो भी है बहुत महत्वपूर्ण एक मूव है, क्योंकि वे हाल फिलहाल में, मतलब 3-4 महीने के अंदर में पेजेश्कियन आए थे, मास्को मिले थे, और इन लोगों ने तथाकथित रूप से जो स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है वो किया था। मिलिट्री में कहां तक है, किस हद तक है, वो अभी देखने की बात होगी। संभवतः उसी के लिए जा रहे हैं। और इनका मूव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं से बदल रही है। इजराइल के साथ होने के बावजूद भी नेतान्याहू के साथ नहीं है, यूएई और दूसरे लोगों के साथ है। क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। और एकमात्र इनका बहुत जो क्लोज है वह ईरान बनता है, और इसलिए जा रहे हैं। जहां तक जेलेंस्की की बात है, जेलेंस्की की आपने जो भी कल बातें कही, इतिहास बना रहे हैं, निश्चित रूप से इतिहास बना रहे हैं, बन भी चुके हैं। और कई बार अच्छे अच्छे स्टेटमेंट देते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पढ़ी लिखी दूसरों की जो है। लेकिन कुल मिला के अंततः उनका जो पुराना शाल है, स्टैंडिंग कॉमेडियन, वो झलक जाता है। और ये कॉमेडी कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं पहले से पहुंच रहा हूं। कहीं ट्रंप का बयान भी आया था कि शायद वो भी पहुंच जाए, हालांकि मुझे नहीं लगता वो पहुंचेंगे इस तरह से बिना बुलाए हुए पहले के प्रोग्राम के। लेकिन जहां तक एर्दोगन की बात है, वो बहुत खुश हो रहे हैं कि उन्हें मौका मिल रहा है मिडिल ईस्ट में चौधराहट करने का। सब कोई चौधरी बन रहा है, अपने यहाँ कुछ होना हो, दुनिया के लिए चौधरी बन रहा है, और दुनिया के जनता के लिए विश्व गुरु चौधरी जो भी कल है, यह दुनिया के जनता के लिए बहुत खराब स्थिति है। कारण कि हम बहुत कमजोर पड़ गए हैं, हमने क्रांतिकारी विचारधारा छोड़ दिया है और आपसी एकता भूल गए हैं। जी, दो पहलू आपकी इस बातचीत से निकले हैं, और दोनों पे मुझे लगता है विस्तार से बात करने की जरूरत है। आपने कहा कि अमेरिका की मिडिल ईस्ट में पॉलिसी बदल रही है। खबरों में छप रहा है कि इस बार जो ट्रंप का दौरा हो रहा है, सऊदी अरब का, यूएई का, कतर का, उसमें अब्राहम अकॉर्ड, जिसके जरिए इजराइल को मान्यता दिलवानी है, उसको साइड करके ट्रंप सिर्फ अपने धंधे की बात कर रहे हैं। एक पहलू ये। दूसरा, उसके बाद हम बात करेंगे तुर्की की। पहले इसी को बताइए, तो ये पॉलिसी बदल क्यों रही है? देखिए, पॉलिसी बदलने का, अब्राहम अकॉर्ड पुराना हो गया, और चूंकि इनके पार्टी का उस ढंग से है ना है, इनका नाम नहीं है, और ये लोग चाहते हैं कि पिछला उसको हटा दे। तो नए अकॉर्ड में क्या आएगा, इन्होंने जो इनका एक अंतिम अमेरिकी जो पकड़ा गया था हमास द्वारा, छूट गया शायद, इसके लिए उन्होंने, जैसे हमने पहले बात की थी कि उसको अनाउंस करेंगे, मुझे लगा था आके अनाउंस करें, लेकिन आने के पहले ही जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की, भाषण दिया मिडिल ईस्ट में आने के पहले, उसमें इन्होंने कहा कि छोड़ दिया है, और यह बदलाव बड़ा ही वेलकम वाला है ट्रंप के हिसाब से। वो तो है, ठीक है, हमास भी अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी कर रहा है। कारण यह है कि अब कहीं ना कहीं से, जिस तरह से इन्होंने यूरोपियन यूनियन और नेटो को झटका दिया, उनको केवल इसीलिए नहीं झटका दिया कि आर्म्स सबमिशन हम ही दें, हम तुमसे दुगुना दे रहे हैं कि अमेरिका एक होने के कारण हम तुम्हें पाल रहे हैं, तुम बड़े मजे से शोर मचा रहे हो, और जो रॉ मटेरियल का, रेयर अर्थ या एलिमेंट का जो तुम सौदा हो रहा है, उसका तुम फायदा उठा रहे हो यूक्रेन और दूसरे जगहों से, हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं बंद कर रहा हूं। जब सब हड़बड़ाए तो कहते ठीक है तुम खरीदो हमसे। अब यूक्रेन खरीद रहा है इन्हीं के पैसों से, यानी उसको डंप कर रहे हैं। यहां तक कि कनाडा, मेक्सिको, अपने आसपास के देशों पे ही टैरिफ लगा के, चीन के साथ फेल हो गया, बात अलग है, वहां किया। उसी तरह से इजराइल की जो अभी फॉरेन पॉलिसी और अपनी दादागिरी है, यानी तुम्हें आर्म्स सबमिशन देना ही है। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ को पकड़ लेता है, समझ जाता है कि रोएंगे, धरती पे गिर जाएंगे, तो माँ को खिलौने के लिए, आइसक्रीम के लिए, टॉफी के लिए इतना पैसा देना ही पड़ेगा। ट्रंप अब उस तरह की माँ का किरदार निभाने को तैयार नहीं। यह खुलेआम है उनका, चाहे डीप स्टेट हो, ट्रंप हो, एलॉन मस्क हो, सब मिला के साथ कर रहे हैं। इनके वाइस प्रेसिडेंट बल्कि ज्यादा मुखर इस मामले में, वो ज्यादा ओपनली कह रहे हैं कि हम क्यों दें, बल्कि उन्होंने
हुतीज के खिलाफ जो आक्रमण हुआ उसका विरोध किया था। तो एक तो ये इजराइल हो गया, इनके लिए भारी पड़ रहा है। गाजा में इनको दिख रहा है कि हमास हारने वाला है नहीं। बाय द वे, इजराइल का जो आर्थिक संकट जो है, जो सामने नहीं दिख रहा है, और जो वहां का ट्रॉमा हो रहा है, सैनिकों में भाग रहे हैं, वह उनके कुछ रिटायर्ड जनरल द्वारा आ रहा है कि जितना दिख रहा है उसका दुगुना तिगुना है। हम एक ऐसे आधार पर पहुंच रहे हैं जहां से एक्सप्लोड कर सकता है। और हुतीज के अभी एक और न्यूज आया था, इन्होंने केवल इनका एयरक्राफ्ट कैरियर, इनके जो F-15, F-17 और दूसरे जो फाइटर प्लेन गए थे, इन्होंने कई उनके MQ-9 ड्रोन को तो मार दिया, 18-19 से पता नहीं कितने मार दिए, जो बहुत महंगे। इनके पास तक भी इनका एयर डिफेंस मिसाइल का सिस्टम पहुंच चुका था, बड़ी मुश्किल से बचे। यानी हुतीज जो है एयर डिफेंस मामले में इससे ज्यादा बढ़े हुए हैं आपके हिजबुल्लाह और हमास से। और इसलिए अमेरिका ने कहा कि बहुत हो गया, हम नहीं लड़ेंगे। कुल मिला के आप देखिए, तो इनकी फॉरेन पॉलिसी इनकी खुद की कमजोरी से, बढ़ते हुए खर्च से, और इनकी चौधराहट जनता के बीच में पूरे मिडिल ईस्ट से गायब हो रही है। ठीक है जी। अब इसमें बात करते हैं ईरान की। ईरान के विदेश मंत्री इस दौरे से पहले पहुंचे सऊदी अरब। उन्होंने बात की होगी कि भैया ट्रंप आएगा, मेरे लिए कुछ माहौल बना लेना। अब वो पहुंच गए यूएई, और उसके बाद क्या वो कतर जाएंगे? क्योंकि इन तीनों देश में ही ट्रंप का दौरा होना है। तो अपनी जहां सीधी बातचीत ओमान के जरिए कर रहा है ईरान, वहीं ईरान अपने जो ये मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम तथाकथित देश हैं, इनकी भी मदद ले रहा है ट्रंप से या अमेरिका से संबंध सुधारने के लिए। देखिए, एक तो मदद की बात हुई, दूसरे इन देशों को, कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया, जितने भी हैं, इनडायरेक्टली टर्की और ये जितने हैं, इनको ये बार बार खुद जा रहे हैं। इसका मतलब जो इनकी जो समझ है, इनका जो जियो पॉलिटिकल थिंकिंग है, ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी है, इसको व्यक्तिगत रूप से बताना चाह रहे हैं कि भाई मेरी ये बात है, तुम समझो या ना समझो, अब तुम अपनी बातें बताओ। जो डायरेक्ट आमने सामने होकर बात बनती है, वह डिप्लोमेसी का बेस होता है, रियल बेस होता है अपने देश के चीजों को बाहर बताने के लिए। और आजकल हर दूसरे चौथे दिन वो बदल जा रहा है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो, विदेश सचिव हो, किस तरह से भागदौड़ मचा रहे थे बात। अभी फिर शुरू होगा, युद्ध के कारण ये रुक गए। और वहां पे रूस का प्रवेश भी, अब रूस के डायरेक्ट वहां के राष्ट्रपति आ रहे हैं ईरान। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण खेल खेल रहे हैं, भले ही अमेरिका कितनी जोर लगा दे, और इन चीजों का आधार बन रहा है। देखते हैं कैसे। अब देखते हैं तुर्की को। लगता है एर्दोगान तो वाकई में ऐतिहासिक पुरुष बनने जा रहे हैं। 40 साल से जो मामला चल रहा था कुर्दिस्तान का तुर्की के अंदर, वो सरेंडर करा दिया उन्होंने। वो कह रहे जी हम हथियार डाल रहे हैं, अब हम राजनीति के जरिए अपने मकसद को हासिल करेंगे। ये जहां तक PKK की बात है, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इस पे बहुत लंबे में बात करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन यह जो है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, कहने के लिए एक मार्क्सिस्ट पार्टी भी अपने जमाने में होता था, 1975, यानी करीब 50 वर्षों में। और यह जब बना था 1975 के आसपास, तो उस समय यह एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आया था। लेकिन मिड 80s में आते आते, जो आप 40 वर्ष कर रहे हैं, यानी 40 वर्ष पहले से इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम आर्म स्ट्रगल करेंगे। और इनका पोजीशन जो है, कुर्दिस्तान जो कई जगह है, मुख्य रूप से तुर्की में है, सटे हुए सीरिया और इराक के क्षेत्रों में है, और काफी बड़ी इनका संख्या बनता है। और काफी लंबे समय तक इन्होंने उस पर अपना युद्ध चलाया। और इस युद्ध में इनके मार्च में एक जो बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी इस मार्च में, कि PKK के जो बनाने वाले जो थे, इनके चेयरमैन या प्रेसिडेंट जो थे, अब्दुल्ला ओकालन या ओकालान, जो भी नाम कहिए, इन्होंने मार्च में, ये जेल में बंद है तुर्की के, बाय द वे, और ऐसा जेल है जो द्वीप में, जहां अकेले इनको भयानक रूप से पकड़ कर रखा हुआ है। उन्होंने वहां से स्टेटमेंट दिया, वीडियो भेजा इनके पास, कि समय आ गया कि हम लोग नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि सीरिया के खत्म हो रहा है और हमारे सब खत्म हो रहे हैं, इसलिए हमें मुख्य धारा में शामिल होकर लड़ना पड़ेगा। और मार्च से लेकर अभी तक 5, 6, 7 मई को इनका जो भी इनका जनरल बॉडी का मीटिंग हुआ, और उन्होंने कहा कि अब हम नहीं लड़ेंगे, हथियार हम डाल देंगे और सरेंडर करेंगे, और मुख्य धारा में आके हम लड़ेंगे, ताकि कुर्दिस्तान की उसका हवाला, मतलब उनकी देखभाल हो सके। मेरा इतना ही कमेंट है कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं, एर्दोगान तो बहुत कूदेगा दिखाएगा। सपोज हमारे देश में ऐसा हो जाए, वैसे ही जैसे कि हमारा कश्मीर का हिस्सा जो बाकी वहां से लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ आके नीचे, तब हमारे क्या होगा। खैर, तो जहां तक कुर्दिस्तान है, उनको सेकंड सिटीजन का दर्जा दिया गया है शुरू से ही, और उनकी लड़ाई जायज थी। मेरी तरफ से, मतलब व्यक्तिगत रूप से समर्थन था। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी यदि संघर्ष इस तरह का होता है और अचानक आर्म्स अम्युनिशन तुम हैंड ओवर कर दो, तो एक एग्जाम्पल आता है इंडोनेशिया का।
जब इंडोनेशिया में अमेरिकी सेना और बाहर की सेना हट गए और देश स्वतंत्र हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, तो कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। सुकार्तो की दूसरी पार्टी थी और वो सत्ता में है। और उन्होंने कहा कि भाई कम्युनिस्टों तुम अलग क्यों लड़ रहे हो? ये लोग सामने आ गए, अपने हथियार दे दिया और सारा का सारा इंफॉर्मेशन इन्होंने सीआईए को दिया। और उसके बाद से आके सारे कम्युनिस्टों और फैमिली के साथ करीब 15 लाख, जिनमें बच्चे औरतें सब थे, मारा। 8-10 दिन तक पूरा वह जनसंहार होता है। दैट इज ब्लडी जेनोसाइड। और उसके बाद से वहां कम्युनिस्ट पार्टी हाल फिलहाल में आई थिंक 10 या 15 साल फिर से खड़ा हुआ है। इस तरह से अपना दांत जो है बिल्कुल खत्म डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। देखिए आगे क्या होता है। जी, मैं एक सवाल यहाँ पे ये उठाना चाहता हूं सर, अपनी समझ से। सीरिया में पीकेके जो है वो सत्ता में शामिल हो चुकी है, वहां पे वो एसडीएफ के रूप में काम करती है। तो क्या इस वजह से इन्हें अब ये लग रहा है कि चलो हम सीरिया की सत्ता में भी आ गए और हम यहाँ चुनाव उनाव लड़के कि तुर्की की सत्ता में भी किसी पोजीशन में आ जाएंगे और अपने राजनीतिक हित साध लेंगे? राजनीतिक हित साधने के लिए हो सकता है। उसका जो नेतृत्व है वह भी वास्तव में कहीं ना कहीं से झुक गया है, बूढ़ा हो गया है और मौका परस्त हो गया है, हिम्मत हार चुका है और सीरिया में आ गया। तो कहा कि चलो भाई हम मुख्यधारा में शामिल हो जाते हैं तथा कथित रूप से। अब हम कहते हैं, इनके जो नेता कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस से लड़ेंगे। आर्म्स उठाना क्या अनडेमोक्रेटिक है? जो आयरलैंड के जो 10 साल तक जब संघर्ष हुआ, आयरलैंड को स्वतंत्रता मिली, क्या वो अनडेमोक्रेटिक था? क्या भगत सिंह और उनके साथियों ने जो लड़ा वो अनडेमोक्रेटिक था? वह अपने अधिकार के लिए लड़ना वह डेमोक्रेटिक था। हाँ, इस डेमोक्रेसी में आम जनता का होना जरूरी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इसीलिए हार रहा है कि आम सबमिशन कितना भी आ जाए, अभी तक जनता तुम्हारे साथ खड़ी नहीं है, बिल्कुल या डरी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं अमेरिका से जुड़ी खबर का। पहला जो अपडेट है वो ट्रंप के हवाले से। कहा है ट्रंप ने कि खबरदार, अगर दूसरे देशों के बराबर दवाइयों के दाम नहीं किए तो कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दूंगा। तो यहां दवाई वालों के पीछे अब कहां पड़ गए हैं साहब? ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मोनोपोली कैपिटलिज्म है, वहां पे एक अधिकार है। कुछ खास कंपनियों के पीछे पड़े हुए हैं। जो कंपनियां पीछे पड़ी हुई, मुनाफा कम हो रहा है, वो लोग आए होंगे, दुखड़ा रोए होंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं कोने में ये लगा हो कि भाई हमारी जो रिपब्लिकन पार्टी वो सब जनता के खिलाफ काम करे, यहाँ पे हम कुछ बेहतर करें, सबकी नौकरियां छीन लिए। हो सकता है इन्होंने जैसा कहा था, इन्होंने और एलन मस्क दोनों ने कहा था कि जो हम पैसे बाहर से ला रहे हैं, लूट रहे नहीं कहा, लेकिन ला रहे हैं, और जो नौकरी खत्म कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट खत्म कर रहे हैं, उसका 10% जनता को देंगे। कुल मिला के ये सब कर रहे हैं। हालांकि सरकारी खजाना नहीं खोल रहे, कंपनियों के कह रहे हैं, खास कंपनियों के अपना प्रॉफिट रेट कम करो। और इसमें जहां तक पुराने वाले की सरकारों की बात थी, डेमोक्रेटिक पार्टी से जो थे ओबामा का, उन्होंने कुछ वो इंश्योरेंस पॉलिसी लाया था, उसकी बहुत चर्चा हो रही है कि वो खत्म हो रहा है, हमारा बड़ा कष्ट हो रहा है। तो ये उसके बदले में लाने को, उसको छुपाने के। फिर भी एक सवाल तो है ना सर कि दवाइयां 3 गुना महंगी क्यों है दूसरे देशों के मुकाबले अमेरिका में? लूट रहा है। हमारे पेट्रोल कितनी महंगी क्यों है? लूट रहे हैं और क्या, दूसरे देशों की तुलना में जितना होना चाहिए। वही तो मोनोपोली है। वही तो मतलब सख्त चीज है कि पूंजीवाद लूटता है और सत्ता में उसके बंदे ही होते हैं, सरकार उसकी होती है, जुडिशरी, पुलिस, प्रशासन सब उसका होता है। हम जाए तो कहां जाए। जी, तुर्की अमेरिका के एक साहब हैं, वो चले गए अमेरिका। शिकागो के एयरपोर्ट पे उनकी क्या कई घंटे तक जो पूछताछ की गई है, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं पूरी दुनिया में। जी हाँ, यह भी देखिए, अब तो अमेरिका ने कही दिया कि हमारे आते हैं तो हमारी शर्तों पर आना पड़ेगा। इनका नाम मैं देख रहा था, हसन पाइकार, और यह इनके पास वहां का बजाब्ते वीजा भी है, पासपोर्ट सब कुछ है। इसके बाद आ रहे हैं तो उन्हें रोक लिया गया। और सवाल क्या होते हैं कि हमास क्या है? 2 घंटे से अधिक रोका कि हमास क्या है और हमास के प्रति तुम क्या रुख रखते हो, वगैरह वगैरह पूछते रहे, जाए कि ना जाने जाए। और ये खुद अपने आप में सोशल मीडिया में तथाकथित रूप जो कहते हैं इन्फ्लुएंसर है, यानी 28 लाख इनके फॉलोअर है। मतलब उस हिसाब से कहें तो सोशल मीडिया के एक बड़े वो है, जैसे आपका भी करीब 20 लाख है, इनका 28 लाख है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इनको जबरदस्ती करके अंततः इन्हें जाने दिया। यानी अमेरिका दिखाना चाहता पत्रकारों को कि हमारे खिलाफ यदि काम करोगे तो हम यह कर देंगे। वैसे ही जैसे फ्रांस ने
टेलीग्राम के ओनर को पकड़ के जेल में डाल दिया। बिल्कुल। और जब वो मान गया कि हम सारा का सारा उसका डेटा दे देंगे, तब छोड़ दिया और खुश होकर फ्रांस के अंदर घूम रहे हैं। जी। ये लीबिया में क्या बवाल शुरू हो गया है सर? बहुत खबरें आ रही हैं, वहां पे गोलियां चल रही है, लोग घायल हैं, तरह तरह जगह जगह आगजनी की जा रही है। लीबिया के एक टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर को, मेरे हिसाब से पूरा नहीं आया है, वो मार दिया गया किसी तथाकथित रूप से जो अपोजिशन फैक्शन है। जब से वहां पे नेटो की सत्ता आई है, तब से स्थिति बहुत खराब हो गई कर्नल गद्दाफी को मारने के बाद से। 2011 से लेकर अब यहां तक वहां पे हो गया है कि वहां आम जनता की, मजदूरों की खरीद बिक्री होती है, डेली बेसिस पे नहीं, स्लेव की तरफ खरीद बिक्री होती है कि भैया इसका दाम $1000 है या 500 या $100 ले जाओ खरीद के, जहां भी लेके जाना, वो तुम्हारा मतलब पशुधन हो गया, गाय भैंस सुअर जो, वो चीज हो गया, वो स्थिति पहुंच गई है। और 6 लोग या 8 लोग मारे गए जी। और वो चल रहा है। तो सरकार ने क्या कहा, अपने अपने घरों से बाहर मत निकलो। और एक गोलाबारी जो है, मतलब जो गोलियां चली हैं, पूरे के पूरे त्रिपोली यहाँ के राजधानी में और बाहर के जगहों में चली है। यहाँ स्थायित्व शांति है ही नहीं। उस देश को बर्बाद कर दिया गया जहां शिक्षा मुफ्त था, लोगों को पेट्रोल तकरीबन मुफ्त मिलता था, यानी आवाजाही भी तकरीबन मुफ्त था, खाने पीने की कमी नहीं थी। अब वह एक बर्बाद देश बन चुका है। चलिए फटाफट अंदाज में बात कर लेते हैं भारत पाक के बीच चल रही तनातनी से जुड़ी हुई कुछ खबरों की। रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। मीडिया ने शाम के 5 बजे से जब इस खबर को बताना शुरू किया, तो लोगों को नोटबंदी के दिन याद आने लगे, या नोटबंदी का ऐलान याद आने लगा। लोगों को लॉकडाउन के दौरान ताली थाली और दिए जलाने का जो है आइडिया याद आने लगा। लोग कहने लगे कि शायद कहीं कुछ ऐसा काम ना दे दें। ऐसा काम तो खैर नहीं आया, कुछ मजाक भी बहुत चल रहा था उस पर, सारे कुछ चल सोशल मीडिया पे, कुछ को मैंने देखा भी। जहां तक उनके भाषण की बात है, मैंने तो सुना नहीं, लेकिन पढ़ा, उसका जिस्ट पढ़ा। कुछ भी नया उन्होंने नहीं दिया, उससे ज्यादा डिटेल में जहां तक हमारे डीजीएमओ की जो हुई थी, आर्मी एयरफोर्स नेवी के जो भी लेफ्टिनेंट जनरल इक्विवेलेंट ने बात किया था, वह ज्यादा सटीक, ज्यादा डिटेल में उन्होंने बातें की थी। इन्होंने कहना था बहुत समय से, शुरुआती दौर से कुछ नहीं बोला था, बिहार में जाकर उन्होंने शंख फूका था जो कि चुनाव का नगाड़ा था, और कुछ नहीं था, ये कर दिया अंग्रेजी भाषा में बोला था सर। ठीक है, जो भी हो। अब जो है जाकर ये लोग अब तिरंगा झंडा पूरे देश में करेंगे, यानी इस मुद्दे को जो ये कहते हैं ये लोग बार बार, आपदा से औसत तक, यानी लोग मरे, लोग बर्बाद हो जाए, हमारे वो जो भी कुछ हुआ, पाकिस्तान को कितना सबक सिखाया, वो सही मौके पर रोका कि नहीं रोका, वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन इनका नजर अब बिहार की चुनाव है और वोट बैंक पे है। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है। तिरंगा यात्रा की आड़ में ये अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं 2 सवाल उठाना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर। एक तो ट्रंप के बारे में कुछ नहीं बोला साहब ने, भाई बोलते हैं ना कि सीज फायर पर वो दावा कैसे कर रहा है। दूसरा कहा सर उन्होंने कि ऐसा है कि दोबारा अगर आतंकवादी हमला हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो क्या आतंकवादी अभी भी बाकी रह गए हैं? आपका आवाज थोड़ा कट गया था, लेकिन खैर मैं सवाल समझा। क्या आतंकवादी कुछ बाकी रह गए हैं? तो आतंकवाद देखिए, जब तक इस तरह का आधार बनता है, पूंजीवादी आधार बनता है, आतंकवाद कभी नहीं खत्म होगा। यदि आतंकवाद खत्म करना है तो 2 ही उदाहरण कारण बचता है। एक तो वह जो 1947 में धर्म का आधार पर किया गया था, उसको खत्म करे, वह संभव नहीं है इस हालत में। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। नंबर 2 यह बनता है कि हम पाकिस्तान या बांग्लादेश को हड़प लें, वह भी संभव नहीं बनता है, चूंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है। हमारे प्रधानमंत्री ने भाषण में भी कहा कि हमसे न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग ना करे या ना करे, यदि लड़ाई वहां से आगे बढ़ती है तो वह होना है और तकरीबन अवश्यंभावी है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की बात सुनिए, या उनकी बात जो भी उनका था, टॉप लेवल का डिस्कशन हो चुका था, जो न्यूक्लियर पावर का लास्ट एम होता है। तो आतंकवाद तो में मतलब हमने 8-9 जगहों को मारा, 5-6 जगहों को मान लेते हैं, कुछ को उड़ा भी दिया, कुछ आतंकवादियों को, अधिकांश वहां से भाग गए होंगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया, कुछ वहां के एयर बेसिस को बर्बाद कर दिया, लेकिन कुछ भी खत्म नहीं हुआ। हमारा जो मुद्दा था कि ये कौन से लोग आए थे, उसमें कैसे घुस गए थे, वो तो है ही है सर। हम ये भी तो बोलते हैं ना कि ट्रंप ने कैसे ऐलान कर दिया अमेरिका से, उस पर कुछ भी नहीं बोला। ये क्यों नहीं बोला कि ट्रंप कौन होता है ऐलान करने वाला?
ट्रम्प ने तो यहां तक कहा था कि तुम दोनों के साथ हम ट्रेड और धंधा करना बंद कर देंगे, इसलिए दोनों डर गए। अब इस तरह की बात होगी, इसीलिए उनके चौधराहट कर करके जो आप फोटो आ रहा है, बड़ा सा पगड़ी बनाए हुए, वो जो हमारे हरियाणा वाला होता है, चौधरी साहब बैठे हैं, दोनों जो सो घुटने पर डांट रहे हैं। और हालांकि डीजीएमओ हमारे ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ के बाद से हमने उससे विचार किया, लेकिन यह साफ लगता है कि ट्रंप ने दोनों देशों के प्रतिनिधियों से, या ट्रंप के प्रतिनिधि ने दोनों देशों के प्रतिनिधियों से बात किया और उनको धमकाया भी कि चुपचाप रहो, जो हो गया सो हो गया। केवल प्यार से नहीं समझाया और हम मान गए। जी, हमारे जो पूर्व सेना प्रमुख हैं मनोज नरवणे, वो कल महाराष्ट्र के पुणे में थे और वहां पे जो बोले हैं जंग को लेके, सीज फायर को लेके, उसको लेकर बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उस समय भी उन्होंने किताब लिखी थी जब वो रिटायर हो गए थे। हालांकि किताब को पब्लिश नहीं होने दिया क्योंकि कई सारे ऐसे चीज थे जिससे सरकार को लगा था कि उनकी बदनामी होगी, सेंसिटिव नहीं, बदनामी होगी। तो इसीलिए देखें तो वह सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या सर्विसेज नहीं बन सके। खैर जो भी है, इनका अपना स्टैंडिंग है, अपना वो है। उन्होंने कहा कि वॉर इज नॉट रोमांटिक, यानी रोमांस नहीं है, नॉट योर बॉलीवुड मूवी, ना ही बॉलीवुड का मूवी है। और इसलिए यदि वॉर को खत्म किया जा रहा है तो वो बहुत सही चीज है। और वॉर जो है, युद्ध जो है, सो अंतिम सहारा होता है किसी चीज को करने के लिए। डिप्लोमेसी फर्स्ट है, डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी। और इनको मैं पूरी तरह से समर्थन देता हूं इस पे। उन्होंने कई चीजों कही, उसमें यह भी कहा कि पीटीएसडी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। शायद हमारे दर्शकों को याद होगा, हम इजराइल के बारे में बात कर रहे थे। इजराइल के सैनिकों का जो शुरुआती दौर में लड़ाई हुई थी, 6 महीने के अंदर में बहुत सारे भागे थे। वो ट्रॉमा जो होता है, भय जो होता है, जिसकी चर्चा मैंने कुछ दिन पहले भी कही थी, एक बच्ची के साथ, जो कि बच्ची क्या बड़ी थी, मतलब 30 साल की थी, जो चंडीगढ़ में इसके साथ हुआ। आसपास ड्रोन का आवाज सुना और मतलब बदहवास होकर चिल्लाने लगी। और पंजाब के और कश्मीर के यहाँ पे जो लोग जो बॉर्डर पर रहते हैं, बॉर्डर स्टेट नहीं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो बिल्कुल सामने रहते भागते हैं, उनके ट्रॉमा का अंदाजा लगाइए। उनके हमारे खुद सैनिकों का, बीएसएफ के जो जवान रहते हैं, अगर रखिए वो रखिए। और हम उसको मजाक करते, खासकर दूर दराज से बैठे कहते हैं कि नहीं युद्ध करो, युद्ध करो, पागलों की तरह। यह लोग बिल्कुल अज्ञानी ही नहीं बल्कि जाहिल किस्म के लोग हैं जो युद्ध युद्ध का नारा देते रहते हैं। जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। वैसे मनोज नरवणे साहब ने यह भी कहा कि एक फौजी के नाते मैं सरकार का आदेश मानूंगा जो भी होगा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि डिप्लोमेसी फर्स्ट होनी चाहिए। खैर, अब बात करते हैं, बीएसएफ का एक जवान पकड़ा गया है ग्वालियर में बीएसएफ कैंप के पास से। ये नकली जवान बताया जा रहा है सर। ये बेचारा, मतलब बेचारा इसलिए कर रहा हूं कि आज से 3-4 वर्ष पहले बीएसएफ में जवान के लिए अपना अप्लाई किया था, गया था, छट गया। ये इसका हो नहीं पाया। इसके बाद से इसने कोशिश की कि भाई कुछ और तरीका नहीं हुआ, तो फिर बीएसएफ के इसने यूनिफॉर्म पहने, तब से जहां था उस गांव में अपना घूमता रहा है, ग्वालियर के गिर्द में। वैसे रहने वाला जो है सो मैनपुर है ना, मैनपुर यूपी का, हाँ जी, वहां का रहने वाला है। और बेचारा वहां पे घूमता रहा। अंततः लोगों को डाउट हो गया कि माँ बाप को भी नहीं पता था, सोच रहे थे कि वास्तव में बीएसएफ का जवान है। और जब पुलिस ले गई तो बोला कि नहीं, मैंने सही था, मेरा भाई है, ये वो है। अंततः इसने उठ दिया कि भाई ऐसे ऐसे मजबूरियों में किया हूं। अब देखिए पुलिस क्या करती है। वैसे इसको जब इतना मतलब नशा था बीएसएफ में ज्वाइन करने का, लोगों को नई नौकरी मिल रहा है, मजबूरी का आलम यह है, तो क्या कहे। तो मेरे तरफ से कहे तो इसके प्रति सहानुभूति है, लेकिन ये चीज नहीं कहना चाहिए कि यूनिफॉर्म पहन के यहां यहां रैंक बना करे। यह एक अपराध है, इससे बचना चाहिए हर हालात में। लेकिन इससे यह भी समझा जा सकता है भाई, एक पारिवारिक इज्जत होती है, समाज की इज्जत होती है, शादी ब्याह भी करना होता है, वो भी तो सब चीजें होती हैं। बचता कुछ नहीं है युवा के आज सामने देश के अंदर। कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं। चाइना का बाइकाट करो क्योंकि उसने पाकिस्तान का साथ दिया है, तुर्की का बाइकाट करो, उसने पाकिस्तान का साथ दिया है, अजरबैजान जाना बंद करो, उसने जो है पाकिस्तान का साथ दिया। इन तीनों घटनाक्रमों को कैसे देखते हैं? ये जहां तक बाइकआउट करने की बात है, सोशल मीडिया पे काफी देख रहा हूं, पता नहीं कितना सच है, लेकिन जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो कॉक्स एंड वो करके जो है एक और कंपनी है, थोड़ी बड़ी कंपनी है जो टूर्स एंड ट्रेवल्स का देखते हैं। इन लोगों ने लोगों को चेतावनी दी कि इन देशों में मत जाओ,
क्योंकि वहां हंगामा हो सकता है। तो हंगामा ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन ये सब जहां देश है, तुर्की, अजरबैजान, चीन, यह पाकिस्तान के साथ ही नहीं है, जी। बल्कि तुर्की वगैरह ने कहा कि कश्मीर पर फिर से जनमत होना चाहिए, वगैरह वगैरह होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हम देखें तो हमें ट्रंप के खिलाफ ही जाना चाहिए, जिन्होंने कहा कि कश्मीर के मसले को मैं सुलझाऊंगा, ये दोनों मिलकर मुझसे बातें करें। तो बहुत उनके शुक्रिया खिलाफ सर। होना चाहिए। वक्त का तकाजा है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे हम बात करते हैं वहां पे कुछ टाइम बाड़ है, तो इसलिए माफी चाहूंगा, आपकी बातचीत को बीच में रोक रहा हूं, लेकिन बहुत बारीकी से आपने तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अक्रम।